हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो वीडियो हमारा ये होने वाला है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ क्लास 8th का वीडियो। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अगेन सेम टॉपिक है, क्लास 7th में भी हमने पढ़ा है। और परसेंटेज रेशियो ये चीज़ें तो हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इवन 5 में ही पढ़े हैं। तो सारी चीज़ें एक बार रिकॉल हो जाएंगी अच्छे से। और जो इस क्लास का 8th का जो नई चीज़ें हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ना है रेशियो एंड परसेंटेज, परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज, फिर यूनिटरी मेथड और डिस्काउंट के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं, सेल टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैट वगैरह, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ परसेंटेज का इंट्रोडक्शन है कि परसेंटेज क्या है और फिर रेशियो क्या है। तो देखो हम सीधे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। जब भी हम परसेंटेज की बात करते हैं तो परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज मतलब होता है परसेंट, या इसको अगर मैं थोड़ा सा नॉर्मल वे में बोलूँगा तो ये होता है पर 100। परसेंटेज हम लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं 100 पर। परसेंटेज का बेस क्या होता है, 100 होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि परसेंटेज का बेस 100 होता है, यानी परसेंटेज हमें हमेशा 100 को बेस मानकर कैलकुलेट करनी है। तो डैट मीन्स टू से कि अगर कहीं पर लिखा है 50%, तो इसका मतलब ये है कि हम 50 ले रहे हैं कितने में से, 100 में से। इसका मतलब ये है कि 50 आउट ऑफ 100 मीन्स 100 में से 50। कहीं पर लिखा है 75%, तो 75% का मीनिंग है कि 75 अपॉन 100। क्योंकि सर आपको क्या बताया अभी कि परसेंटेज का जो बेस है वो 100 है, तो इसलिए अपॉन में जब भी ये परसेंटेज का साइन हटेगा अपॉन में 100 जाएगा। मैंने इस पे एक शॉर्ट भी बनाया हुआ है, छोटा सा एक अलग वीडियो, जिसमें आपको बताया गया कि परसेंटेज के जो शॉर्टकट्स हैं वो क्या क्या है। परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं एंड दैट इज़ वेरी मच ईजी। तो आप एक बार उसको देखिएगा, गो थ्रू करिएगा, बहुत आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होने वाला है वो भी। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, जैसे उसने कहा कन्वर्टिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब सपोज उसने कहा 25%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 25% का साइन हटाइए, अपॉन में 100 ले आइए। और इफ़ यू कैन सिंप्लीफाई तो प्लीज़ सिंप्लीफाई, अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर पाए तो करिएगा। जैसे 5 से कट जाएंगे, 5 5 25, 5 2 10 और एक 0। एक बार और 5 से कटेंगे, 5 1 5, 5 4 20, तो ये बन जाएगा 1/4। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस सपोज ये लिखा है 37.5%। अब देखिए पॉइंट भी है और परसेंटेज भी है, तो पहले आप परसेंटेज के साइन को हटाएंगे, यानी पॉइंट को नहीं हटाना है, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 लगाया। अब हमें सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे माइंड में आया कि एक बार ये पॉइंट भी हटा के यहाँ 0 लगा दें। तो अब जो टर्म बचती है उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, तो ये हमारी फ्रैक्शन की फॉर्म हो गई। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आपको देखकर लग रहा होगा कि दोनों 5 से कर सकते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, दोनों को 5 से कट करेंगे। तो 5 से कट करने, और एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि ये फ्रैक्शन के लिए, अगर डेसिमल करना होगा मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, कैसे करूँगा अभी बताऊँगा आपको। तो देखिए 5 से काटते हैं, 5 7 35, 5 5 25, 5 से इसको काटते हैं, 5 2 10, 200, 5 से एक बार और 5 15 5 40, 5 से एक बार और कट रहा है, 5 3 5 8, तो ये बना 3/8 ओवरऑल। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसको अगर मुझे डेसिमल में करना हो तब कैसे करेंगे। तो देखिए डेसिमल के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पे बता देता हूँ कि लेट अस सपोज ये 25% ही था, तो हमने क्या करा, इसको 25/100 लिखा। और इस स्टेप पर अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर उसने कहा कि इसको डेसिमल में करिएगा, तो डेसिमल्स के लिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करना मतलब अपना टाइम वेस्ट करना है। हम इस स्टेप पर क्या करेंगे, जब भी आपके डिनोमिनेटर में 100, 10,000, 10,000 इस तरीके के नंबर हो तो आप उसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली आंसर उसका लिख सकते हैं। और वो क्या, ये सिर्फ ये काउंट करें डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ जीरोस 1 2, देयर आर 2 जीरोस, तो यहाँ राइट कॉर्नर से डेसिमल को लेके जाइएगा 2 प्लेसेस पर, 1 और 2। इससे पहले आप 0 लगाना चाहें तो लगा दें, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इसी तरीके से वो क्वेश्चन था 37.5%, तो वही स्टेप करना है। 37.5 परसेंटेज हटाइए, नीचे 100 लेकर आइए। ऊपर जितने जीरो हैं, सॉरी नीचे जितने जीरो हैं डिनोमिनेटर में, डेसिमल को उतने प्लेस लेफ्ट में ले जाएं। नीचे 2 जीरो है तो 1 और 1 2, यानी डेसिमल यहाँ चला जाएगा।
शुरू में आ जाएगा, ये इस जगह 3 से पहले। इस नंबर में पॉइंट नहीं था तो हम जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता सबसे लास्ट में उसको एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं बेस्ड ऑन परसेंटेज। परसेंटेज पे क्वेश्चन है जो कि हर लेवल के बच्चे के लिए, इवन कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन के भी बच्चों को करना चाहिए। उसने हमसे कहा देर आर 24% बॉयज़ एंड 500 गर्ल्स इन अ स्कूल। जो बॉयज़ हैं दे आर 24% और जो गर्ल्स हैं हमारी ये है 500। उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो ये कि क्वेश्चन में हमसे ये कहा कि 24% बॉयज़ हैं। बॉयज़ की जो है वो परसेंटेज दे रखी है और गर्ल्स का नंबर दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट समझ आना चाहिए कि ये 24 बॉयज़ नहीं है, 24% बॉयज़ हैं और गर्ल्स जो है वो 500 है। अब देखिए टोटल परसेंटेज हमेशा 100 होती है, इस लेवल पर आकर हमें ये पता चल जाता है। तो आप एक चीज़ समझिएगा, अगर बॉयज़ 24% है तो गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स हो जाएंगी 100 माइनस 24%। 100 माइनस 24 का मतलब हुआ 76%, यानी जो गर्ल्स हैं वो 76% हो गए। तो 76% की जो वैल्यू है इट इज़ 500। उसने गर्ल्स का नंबर भी दे रखा है, गर्ल्स की परसेंटेज हमने कैलकुलेट कर ली। जब आपके पास दोनों चीज़ें एक ही क्वांटिटी के लिए हैं, या फिर दोनों ही, जैसे हमने नंबर ऑफ गर्ल्स और परसेंटेज ऑफ गर्ल्स दोनों अगर हमारे पास हैं तो हम उनको कंपेयर करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या होता है कि जो गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर हैं वो है x। टोटल स्टूडेंट्स है मेरे पास x। अगर टोटल स्टूडेंट्स x है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जो गर्ल्स हैं वो 500 है। तो आई थिंक आई कैन राइट इट लाइक दिस कि 76% ऑफ x इज 500। यहाँ पर हमने एक इक्वेशन सेटअप करा, एक रिलेशन सेटअप करा जिसमें हमने बताया कि जो गर्ल्स हैं, देखिए ये क्या है 76% ऑफ x, इसका मतलब क्या है, ये परसेंटेज है गर्ल्स की और ये क्या है, ये नंबर है गर्ल्स का, कि जो टोटल का 76% है वो 500 है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 76 अपॉन 100 इंटू एक्स इज 500। एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 76 नीचे चला जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक होल नंबर नहीं आने वाला है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे में हम नियरेस्ट होल नंबर हमेशा लेंगे, ये ध्यान रखना कि आप हमेशा एक नियरेस्ट होल नंबर लेंगे। आप इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। तो 6.57 कर देते हैं चलिए इंटू 100। तो x की वैल्यू आ गई 657। ये x की वैल्यू है। 657 का मतलब है कि ये टोटल स्टूडेंट्स हैं। उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा नंबर ऑफ बॉयज़, तो बॉयज़ कैसे आएंगे, आप इसमें से गर्ल्स को माइनस कर दीजिए तो यू विल गेट बॉयज़, सिंपल है ना। टोटल स्टूडेंट्स आपके पास हैं, गर्ल्स आपके पास हैं, तो आप अगर माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द नंबर ऑफ बॉयज़। तो यही मैं करने वाला हूँ, हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़। टोटल इज 657 और इसमें से गर्ल्स को माइनस कर दीजिएगा तो आपके पास ऑलमोस्ट इतने बॉयज़ आ जाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा देखिए, रेशियो को परसेंटेज में रेशियो क्या होता है, रेशियो थोड़ा सा समझते हैं पहले। रेशियो क्या होता है, 6-7 में पढ़ा है। रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन। आप कंपेयर कर रहे हैं दो क्वांटिटीज को, वो भी सेम यूनिट की, है ना। जैसे हमने कहा कि एक क्लास में 55 गर्ल्स हैं एंड 35 बॉयज़ हैं। उसने कहा कि आप कैलकुलेट करिए गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, जितनी गर्ल्स हैं वो और रेशियो बॉयज़, ऐसे लिख देंगे। अब आपको सॉल्व कैसे करते हैं रेशियो, ये हमेशा ध्यान रखें। तो आप क्या करते हैं, रेशियो को सॉल्व करने के लिए उसको अपॉन में लिखते हैं, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं। और इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको कैंसिल कर देना है इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व, यानी सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से काटेंगे 5 11 था, 5 से काटेंगे 5 7 था, तो इट विल बिकम 11/7, मतलब जो फाइनल रेशियो है वो ये आया।
रेशियो की ये खासियत होती है, आप किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई उसको कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे करना है रेशियो को परसेंटेज में। एज पर हिम हमें क्या करना है, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होता है, चलिए देखते हैं। रेशियो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक क्वांटिटी ले लेते हैं रेशियो वाली और उसको करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 3:5, इसको परसेंटेज में करना है। तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में लिखोगे ऐसे, और अब ये फ्रैक्शन बन गई है। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना मतलब मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करिएगा और देखिए अगर ऊपर नीचे कुछ सॉल्व हो सकता है तो काट दीजिए और कर दीजिएगा। तो 3 × 20 मतलब 60, ये इसकी परसेंटेज बन गई है। अगर उसने ये पूछा कि हर पार्ट की वैल्यू बताइए, या जैसे 3:5 में 2 पार्ट है, एक ये और एक ये, उसने कहा परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट आप हमें बताएं। तो ऐसे जैसे परसेंटेज ऑफ 3 इन 3:5, इसका मीनिंग ये होता है कि पहले आप इसको प्लस कर रहे 3 और 5 8, और 8 में 3 की क्या परसेंटेज है, तो 3 आउट ऑफ 8 इंटू 100, ये यहाँ से आएगा। और अगर वो पूछे परसेंटेज ऑफ 5, तो 5 आउट ऑफ 8 इंटू 100 से इसको डिवाइड करेंगे 12.5 आएगा। 12.5 इंटू 3 करेंगे तो 37.5% बन जाएगा। अगेन वही 12.5 इंटू 60, 12.5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 62.5। ये परसेंटेज ऑफ ईच पार्ट है। अगर वो नॉर्मल रेशियो को परसेंटेज में कहेंगे तो हम वो करेंगे जो हमने ऊपर किया, यानी कि सिर्फ इतना। ये सब 8 में थोड़ा कम यूज होगा, 6 7 में होता है। यूनिटरी मेथड क्या होता है, देखिए यूनिटरी मेथड क्या होता है। यूनिटरी मेथड थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, इजी है। यूनिट एक वर्ड है यहाँ पर, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1, मतलब जो बेसिक है। तो यहाँ पर आपको वही सब करना है जो हम बचपन से यूज़ करते आ रहे हैं। हम कभी मार्केट गए हैं, बहुत सारी बार ऐसा हुआ है कि हमारे साथ हमने कहा अंकल 5 पेंसिल्स दे दीजिए या 7 पेंसिल्स दे दीजिए। तो बहुत सी बार हम लोगों के घर में रिलेटिव आते थे, वो भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते थे। तो क्या होता था, यूनिटरी मेथड ये होता है कि जब आपको किसी ज़्यादा क्वांटिटी की कॉस्ट दी हो और 1 की वैल्यू पूछी हो, ज़्यादा क्वांटिटी की कॉस्ट दी हो और 1 की वैल्यू पूछी हो, मतलब जैसे आपसे मान लो किसी ने कहा कि जो 7 बुक्स हैं उनकी कॉस्ट 1400 रुपीज़ है, और आपसे कहा कि लेट अस सपोज 13 बुक्स की कॉस्ट बता दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स इज 1400 रुपीज़, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 13 बुक्स। अब 1 मिनट लगा के सोचेगा कि 7 बुक की कॉस्ट दी है, 13 की पूछी है। अब 13 और 7 डायरेक्टली रिलेट नहीं करता, मतलब ऐसा नहीं है कि 13 7 2 13 हो, ये 7 3 हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से आप निकालेगा सबसे पहले 1 की कॉस्ट। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 7 बुक्स, आपने लिखा 1400 रुपीज़, और यहाँ से हम करेंगे 1 बुक की कॉस्ट। तो देखिए जब भी 1 की कॉस्ट निकालेंगे तो हमेशा करते हैं हम डिवाइड। तो 1400 को 7 से डिवाइड करें और आपके पास आ जाएगा 200 रुपीज़ की एक बुक हो गई। और जब 1 की कॉस्ट आ गई है तो फिर अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जितनी भी उसने पूछी है। मान लीजिए जैसे उसने इस क्वेश्चन में 13 की पूछी है, तो जितना 1 का कॉस्ट आ रहा है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 2 26, और ये आ गया। यानी यूनिटरी मेथड में पहले हम डिवाइड करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड किस लिए, तो 1 की कॉस्ट के लिए, और यहाँ पर मोर की कॉस्ट के लिए। कॉस्ट लिख दें या वैल्यू लिख दें, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो पहले आप 1 की वैल्यू निकालेंगे डिवाइड करके, और जो आ जाएगा उससे मोर की वैल्यू निकालेंगे मल्टीप्लाई करके। 8th में ये जो क्वेश्चंस हैं यूनिटरी मेथड के, ये हम लोग डायरेक्ट और रिवर्स वेरिएशन वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ते हैं। जो डायरेक्ट वेरिएशन होता है उसको उस तरीके से भी इनको किया जा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से अब देखिए, जब अब यहाँ पर इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्लास 7th में से आ रहा है हमारे पास चलता हुआ।
लेकिन ये अच्छे से पढ़ना है। देखिए, दो ही चीज़ें हैं जिनके आसपास पूरी लाइफ हमारी घूम जाती है, या फिर खास तौर से जो बिजनेस कर रहे हैं या फिर हर किसी की लाइफ में ये यूज़फुल है। पहला प्रॉफिट और दूसरा लॉस। कि आपको किसी भी चीज़ में ऑब्वियसली सभी को प्रॉफिट चाहिए। आप कोई बिजनेस करेंगे तो, या फिर अगर आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तब सबको चाहिए प्रॉफिट। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट मिलेगा, लॉस भी मिलेगा। तो प्रॉफिट लॉस किस तरीके से कैलकुलेट होता है, हमें यहाँ पर ये थोड़ा सा सीखना है। तो वी हैव सम फॉर्मूले हेयर, तो कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेक्निकल टर्म्स समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और दूसरा होता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस प्राइस पर आप किसी भी चीज को खरीद रहे हो, यानी ये खरीदने वाली कॉस्ट है। और ये सेलिंग प्राइस मतलब सेल करने वाली कॉस्ट, जिस पे हम किसी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को बेच रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस पर आप बेच रहे हो। तो जनरली जैसे शॉपकीपर से हम लोग गए मार्केट में सामान खरीदने। अब लेट अस सपोज मैं एक मैगी का पैकेट खरीदने जाता हूँ और उसने मुझे वो 12 रुपीज़ का दिया। तो उसने वो 12 रुपीज़ का मुझे दिया, तो वो 12 रुपीज़ का बेच रहा है, तो वो उसके लिए सेलिंग प्राइस है। मैं 12 रुपीज़ का खरीद रहा हूँ, मेरे लिए वो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि मैं तो 12 का खरीद कर लाया हूँ। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में यहाँ हमें कुछ चीज़ें और समझनी है कि जब भी कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, मतलब आप 100 रुपये का खरीद कर लाए और आपको मजबूरी में 80 रुपये का बेचना पड़ रहा है, 80 का। देखिए, सीधी सी बात समझिएगा, मैंने क्या बोला, बेचना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ 100 की खरीदोगे तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि उसको 80 में बेचें। वो बेचनी पड़ रही है किसी मजबूरी में कि नहीं बिक रही है, तो उस कंडीशन में आपको होगा लॉस। और अगर आपने ज़्यादा की कम की खरीदी, 100 की खरीदी और आप 200 में बेच रहे हो, या 500 में बेच रहे हो, या 120 की या 150 की, उस कंडीशन में हमें होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट या गेन एक ही बात है। तो अगर हमें लॉस है तो लॉस कैलकुलेट करने का तरीका होता है सीपी माइनस एसपी, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है एसपी माइनस सीपी। आप बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि सपोज करिएगा कि एक लड़का मार्केट जाता है और वो 100 रुपीज़ से कोई सामान खरीद लाता है और थोड़े टाइम बाद उसको 130 रुपीज़ का बेच देता है। जब उसने 100 रुपीज़ का खरीदा तो सीपी हो गया 100, और 130 का बेचते तो एसपी हो गया 130। अब आप सीधे सीधे समझ दीजिएगा कि जो एसपी है वो ज़्यादा है, यानी उसने ज़्यादा का बेचा, तो ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट है। और कितने का प्रॉफिट है, 30 रुपीज़ का प्रॉफिट है, बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। तो प्रॉफिट कैसे निकाला, एसपी माइनस सीपी करके। वही फॉर्मूला हमने लिखा है कि एसपी माइनस सीपी से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में आपसे उसने कहा कि लॉस की परसेंटेज निकालिए एंड प्रॉफिट की परसेंटेज निकालिए, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस, ये हमेशा कैलकुलेट होगा कॉस्ट प्राइस पर। यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों का ही बेस कॉस्ट प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी ये किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होगा। इसी प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस की वैल्यू रखनी है इन फॉर्मूले में, वो नंबर में रखनी है, यानी परसेंटेज में नहीं है, ये नंबर है। लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अब कभी कभी यहाँ पर ऐसा भी बनेगा आपके सामने सिचुएशन कि जब वो आपसे कहेगा कि आपको लॉस दे दिया या लॉस परसेंटेज दे दिया और कहा कि ये सीपी फाइंड आउट कर दो, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर दो, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। तो उन कंडीशंस में देखिए, हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं। एक साइड हम कॉस्ट प्राइस के फॉर्मूले लिखते हैं, एक साइड हम सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस होता है एसपी माइनस प्रॉफिट, या फिर कॉस्ट प्राइस का दूसरा फॉर्मूला होता है एसपी प्लस लॉस, अगर लॉस है तो ये। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट ना देगा, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया कहीं पर, तो तब फॉर्मूला हमारा चेंज हो जाएगा। तब ये बनेगा 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू एसपी। और सीपी का एक और फॉर्मूला होता है जिसमें कि हमें उसने लॉस देगा अगर वो, और लॉस भी नहीं, लॉस की परसेंटेज होगी इन केस, तो तब ये फॉर्मूला यूज़ करना है। लेकिन इसी का अपोजिट
अगर एसपी की बात करेंगे तो देखिए एसपी के भी 4 फॉर्मूले हैं। पहला ये कि सीपी प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस है तो सीपी माइनस लॉस, और अगर किसी क्वेश्चन में उसने सीपी और प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तब आप ये फॉर्मूला यूज करें। ध्यान रखिएगा सीपी में जब सीपी कैलकुलेट करते हैं ये नीचे होता है 100 ऊपर होता है और यहाँ पर उसका उल्टा हो जाता है। बस अगर आपको फॉर्मूले सही से याद हैं तो आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे और आपको करना भी अच्छा लगेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इतने टफ इन क्वेश्चंस में नहीं होती है, तो फॉर्मूले थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं सीपीएससी पर बेस्ड, थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा। देखो उसने कहा द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2.5 लाख, ये कॉस्ट प्राइस है। तो सीपी कितना हो गया 2.5 लाख का मतलब होता है 2,50,000 रुपीज़, ये सीपी है। एंड ₹75,000 वॉज स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, और इसकी रिपेयर पे भी खर्च हो। अब देखिए जो रिपेयर होता है या अलग से हम पॉलिश कराएंगे, पेंटिंग कराएंगे, तो इनको हम कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंस, और ये हमेशा सीपी में प्लस हो जाते हैं। यानी कि ये जो 75,000 रुपीज़ है ये यहाँ प्लस हो जाएंगे सीपी में ही, इसका आपको ध्यान रखना है। यानी कि अब जो सीपी है उसका वो ये बना 3,25,000, आपने उसको ख़रीदा भले से ही 2,50,000 का, लेकिन जो एक्चुअल सीपी होगा उसका वो ये होगा 3,25,000, क्योंकि वो भी आपने अपनी जेब से अलग से खर्च करे थे इसलिए। उसके बाद उसने कहा कि द आर्टिकल वॉज लेटर सोल्ड फॉर ₹3.5 लाख, कुछ टाइम के बाद उसको बेच दिया हमने 3.5 लाख। 3.5 लाख का मतलब होता है 3,50,000 का। अब देखिए उसका जो टोटल सीपी बना वो 3,25,000 और जो बेचा 3,50,000 का। तो यहाँ ये तो मुझे समझ आ रहा है कि एसपी जो है ये बड़ा है सीपी से, और एसपी बड़ा है सीपी से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम सबसे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमसे कहा कि फाइंड गेन और लॉस परसेंट। तो गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, तो गेन हो गया एसपी माइनस सीपी। एसपी है 3,50,000 माइनस 3,25,000, तो 50 माइनस 25 सीधे सीधे 25,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अब आपको कहा उसने कि इसकी गेन की परसेंटेज ही बताइए, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। तो फॉर्मूला वही है गेन अपॉन सीपी इंटू 100, जो अभी हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा। ये फॉर्मूला देखिए गेन परसेंटेज का फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इसी क्वेश्चन में। तो ये आ गया देखिए गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अच्छा यहाँ पर लिखा था इस स्लाइड में, ये रहा। तो वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू क्या है, गेन, गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, वो कितने रुपीज़ का है 25,000। देखिए वैल्यूज हमेशा करेक्ट लगाइएगा। सीपी, सीपी कितना है, ये है सीपी, इट्स नॉट 2,50,000, ध्यान रखना। आपको वैल्यूज कभी भी गलत नहीं लगानी, टाइम्स 100। 1 2 3 1 2 3, 3 0 बहुत अच्छे से कट गए। 25 से इस नंबर को कट कर दीजिएगा, ये कट जाएगा पूरा। 25 1 25, 25 1 25, 7 बचेगा 5 और 25 दिया 75, यानी ये हो गया 100 अपॉन 13%। अगर आप चाहें तो पॉइंट में छोड़ दीजिएगा। 13 से 91 होता है, तो 7 पॉइंट समथिंग ये आंसर इसका बन जाएगा। दैट वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसने कहा मनन सोल्ड 2 आइटम्स फॉर 3,990 ईच। उसने 2 आइटम बेचे इस रेट पर, ये बेचने की कॉस्ट है। ऑन सेलिंग 1 आइटम ही गेन 5%, ऑन सेलिंग अदर आइटम ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 5%। उसका ओवरऑल लॉस या गेन बताइए। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आंख मूंद के डायरेक्टली हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, बट अगर हम स्कूल लेवल पर एग्जाम देंगे तो हमें पूरा मेथड सॉल्व करना होगा। तो अभी इसको हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक सेपरेशन कर लेते हैं, इधर फर्स्ट आइटम और इधर सेकेंड आइटम। उसने जो बेचा है वो कितने का बेचा है, ₹3,990, और यहाँ भी इसका एस पी यही है 3,990। और देखिए पहले वाले को उसने बेचा 5% गेन पर और दूसरे वाले को बेचा 5% लॉस पर। तो यहाँ पर जो जो जैसा जैसा है वैसा वैसा हम लिख लेते हैं।
इस पर गेन हुआ 5%, इस पर लॉस हुआ 5%। अब ओवरऑल उस पर गेन या लॉस है हमें पता नहीं, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा जब हम इन दोनों का सीपी कैलकुलेट करेंगे। यानी पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि उन्होंने एक्चुअल में खरीदा कितने का है, टोटल, है ना, कितने का खरीदा है। यानी दोनों आइटम मिलाकर, जैसे उसने 3990 का एक बेचा, अगर मैं दोनों का एसपी निकालूंगा तो दोनों के लिए प्लस कर लेता हूँ, और प्लस करके आ जाएगा 0, 9918, 9918, 119, इतने रुपीस का टोटल सेलिंग प्राइस है। तो मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ पहले कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी उसने कितने का खरीदा था टोटल, तभी तो पता चलेगा कि हमारे पास गेन है या लॉस है। तो देखिए, तो इसका मतलब यह है कि हमें दोनों का सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी का फॉर्मूला लगाते हैं, एसपी है और गेन है, तो सीपी का फॉर्मूला होता है 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। तो यहाँ पर 53990 सॉल्व करेंगे, 3990 अपॉन 100 प्लस 5 मतलब 105। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं, इस 100 से ये 100 काट देंगे। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये किसी भी तरीके से एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ये समझिएगा कि वो जो 100 है उसके साथ 5 भी है। तो इसको हम डिवाइड कर दें, तो जब आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3800। ये पहले का सीपी हो गया सॉल्व करके। अब दूसरे का सीपी निकालते हैं जहाँ पर उसको लॉस हुआ है। यहाँ प्रॉफिट है तो सीपी ऑब्वियसली कम आएगा, तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। देखिए क्वेश्चन में लॉस की परसेंटेज दी थी, एसपी दी थी, तो मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा और 100 माइनस 5 इंटू एसपी की वैल्यू लगा दी। 100 माइनस 5 मतलब 95 और ये हो गया 3990। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी ₹4200। एक चीज़ अब अगर आप थोड़ा सा यहीं पर ध्यान दे देंगे तो आपको क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाएगा कि ओवरऑल गेन है या लॉस है, यहीं से पता चल रहा है। देखिए टोटल सीपी कितना बन रहा है, यहाँ से जरा एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए। टोटल सीपी, बीच में थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, यहीं कर लेते हैं। टोटल सीपी का मतलब है ये सीपी और ये सीपी, 3800 और 4200, तो ये मुझे लग रहा है 8000 रुपये, यानी 8000 रुपीज़ सीपी है और 7980 एसपी है। तो सीपी बड़ा आ रहा है, तो सीपी बड़ा है तो ओवरऑल लॉस हो रहा है यहाँ पर, ये नेट लॉस भी जिसको बोल देते हैं। तो लॉस कैसा आएगा, आप सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। चलिए 8000 में से आप माइनस करिएगा 7980, तो आई थिंक 20 रुपये का मुझे यहाँ पे लॉस दिख रहा है। आप माइनस करके देख लीजिए, आपको ये लॉस मिल जाएगा। लेकिन उसने ये कहा कि भैया हमें इतना नहीं चाहिए, लॉस की परसेंटेज भी चाहिए। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लगाइएगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कितना है, 20 रुपये का। सीपी, अब ध्यान रखिएगा, सीपी ये लगाना है जो टोटल है, इसका सीपी है, ये सीपी है, ये सीपी मत लगा लीजिएगा। टोटल सीपी और इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3, 2/8, ये इसका मतलब हो गया 2/8 का मतलब हो गया 0.25%। ये इतना लॉस बना है। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैंने शुरू में बताया था कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा जिसमें दोनों आइटम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, गेन और लॉस की, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको लॉस होगा, ध्यान रखिएगा। जब आपने एक बेचा हो 10% के प्रॉफिट पर, दूसरा बेचा हो 10% के लॉस पर, या एक बेचा हो 20% के प्रॉफिट पर और दूसरा बेचें 20% के लॉस पर, ऐसे में हमेशा लॉस बनेगा। और लॉस कितना बनता है, जो 2% है प्रॉफिट की या लॉस की, उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे उसमें 5% प्रॉफिट था और 5% लॉस था, तो मैंने क्या कहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 525 और अपॉन 100, तो ये और ये लॉस। हमेशा इस तरीके से क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ये वीडियो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पर। A girl bought 16 dozen ball pens and sold them at a loss equal to SP of 8 ball pens. देखिए एक लड़की ने 16 डजन बॉल पेन खरीदे,
और उन्हें बेचा एट अ लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8 बॉल पेन के एसपी के बराबर, उसकी लॉस परसेंट निकालनी है और एसपी ऑफ 1 डजन बॉल पेन भी निकालना है। उसने देखो एक चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है, इफ़ शी परचेज दी 16 डजन पेन फॉर 576, यानी उसने खरीदे थे कितने के, यानी सीपी देते ना आपको, सीपी ऑफ 16 डजन पेन्स, वो कितना रुपीज़ 576। अच्छा, आपको पता है कि 1 डजन में 12 क्वांटिटी होती है। हम सब बनाना खरीदते हैं तो बनाना जनरली डजन में मिलता है, तो बनाना या कोई भी चीज़ डजन का मतलब होता है 12, तो एक डजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, उस वो लेकर आया 16 डजन, तो 16 डजन का मतलब हो गया 16 इंटू 12, तो 16 इंटू 12 हो जाएगा 192, यानी उसने 192 पेन्स खरीदे। तो हमें से सीपी ऑफ 192 पेन्स दे रखा है, वो कितना है 576। तो यहाँ से आप 1 पेन का सीपी निकाल लीजिएगा। ओह, 1 पेन का सीपी, तो 1 पेन के सीपी के लिए आप डिवाइड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 19 3 57 2 3 6, 3 रुपये, यानी एक पेन 3 रुपये का है। ये सीपी आया एक पेन का, हमें तो एसपी निकालना है, एसपी है ना, हमें क्या निकालना है, एसपी। तो एसपी का पता नहीं, चलिए एसपी कोशिश करते हैं समझने की। अब उसने कहा कि उसने जो बेचा वो बेचा है एट अ लॉस इक्वल टू एसपी ऑफ 8 बॉल पेन्स, जितना 8 बॉल पेन पे का सेलिंग प्राइस है उस एसपी पे उसने उसको बेचा है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितने पे बेचा है, कुछ इस तरीके से आप समझें। तो एक बॉल पेन का एसपी कहाँ से लाएंगे, ये आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं इसमें कि एक बॉल पेन का एसपी आप कैसे लेकर आएंगे, क्योंकि उसने एसपी से रिलेटेड कुछ नहीं दिया। लॉस की उसने थोड़ी सी बात कही है कि हाँ भैया लॉस जो है वो क्या है। लॉस के लिए उसने कहा कि लॉस हमारा 8 बॉल पेन के बराबर है, 8 के। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बॉल पेन का एसपी को लेट कर लेते हैं। कुछ देखिए इसमें क्वेश्चन में लेट करके करना पड़ेगा, मैं एक्स मान के, तो आप एज्यूम कर लीजिए, लेट कर लीजिएगा कि भैया एक जो एसपी है एक बॉल पेन का वो x रुपए है, ठीक है। तो मान लेते हैं, चलिए लेट करिएगा एसपी ऑफ 1 पेन वो है x, उसको लॉस कितना हो रहा है, तो देखिए 8 पेन का कितना होगा, 8 पेन का एसपी हो जाएगा 8x, ये उसका लॉस है। समझ रहे हैं आप, देखिए हमने 1 पेन का सीपी निकाला था 3, तो 8 पेन का सीपी और निकाल लेता हूं मैं, 3 अट्ठे 24, यानी उसने 24 रुपए के 8 पेन खरीदे थे और 8x के उसने बेचे थे 8 पेन। लेकिन मेरा क्या है लॉजिक क्वेश्चन में, उसने कहा कि जो लॉस है वो ये है, इसी को उसने लॉस कहा है कि ये भैया उसका लॉस है, लॉस 8x रुपीज़ का तो लॉस लिया उसने। जब वो कितने पेन बेच रहा है, 192 पेन्स बेच रहा है, तब ये उसका लॉस है। देखिए ध्यान से, तो अब समझने की कोशिश करते हैं। यहां से देखिए कितने इजीली हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। आप लिखोगे सीपी ऑफ 192 पेन्स 576 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है, लॉस ऑन 192 पेन्स, लॉस दे रखा है उसने 8x। तो एसपी ऑफ 192 पेन्स क्या होगा, एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस लॉस, मतलब कि आपने 100 का खरीदा और 80 का बेच दिया तो 20 का लॉस हो रहा है, तो 100 में से 20 माइनस कर दीजिए। तो दैट मीन्स टू से कि 576 माइनस 8x, दिस इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 192 पेन्स। ये मेरे पास 192 पेन्स का सेलिंग प्राइस आ गया। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू किसी भी तरीके से हमें निकालनी पड़ेगी, तभी हमारे पास बात बनती हुई दिखेगी कुछ, या फिर डायरेक्टली अगर किसी तरीके से हम लॉस कैलकुलेट कर पाए तो लॉस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो लॉस है दिस इज द लॉस ऑन 196 पेन्स, 196 पेन का मतलब हो गया, सॉरी 192 पेन्स, 192 पेन का ये लॉस है। अब देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं।
देखिए अब इसमें एक काम कर लेते हैं, आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो टोटल मेरे पास 192 का सीपी है जो कि है 576 रुपीज़, यही है 192 का सीपी। और 192 का एसपी क्या है, 192 का एसपी अगर मैं वैसे निकालूंगा तो वैसे तो नहीं निकल पाएगा। 192 का एसपी तो मैंने यही निकाला है 576 माइनस 8x। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो लॉस के साथ जाएगा, यानी कि मैं एक फॉर्मूला ये लिख सकता हूँ ना कि जो लॉस है, लॉस इट विल बी इक्वल्स टू CP माइनस SP। तो लॉस इज 8x, लॉस हो जाएगा हमारा 192, लॉस इज 8x, मेरा लॉस ये है, और CP इज और SP इज दिस, ये मेरा SP है। यहाँ से सॉल्व करेंगे अगर हम तो शायद x की कुछ वैल्यू मिल जाएगी, तो इससे हम CP या लॉस की या x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज एक रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं कि जिस रिलेशनशिप से मुझे यहाँ से कुछ ऐसा मिल जाए कि कहीं से लॉस की वैल्यू आ जाए। तो देखिए जब हम रिलेशनशिप बैठाएंगे यहाँ पर तो मेरे पास रिलेशन बैठेगा ये इस तरीके से कि SP अपॉन CP जो आ जाएगा ये आ जाएगा 24/25, जो कि आप ये मान के चलिएगा कि ये फाइनल मेरा मतलब कि जो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन बनाया हमने और यहाँ से मैं लॉस परसेंट कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा कि लॉस परसेंटेज बता दीजिए। देखिए लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो देखिए लॉस तो हमें पता नहीं, लॉस तो वही है 8x। CP मेरे पास कितना था 576, अगर मैं 8 पेंस का ले रहा हूँ तो, लेकिन मैं CP की जगह पर यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, इस रिलेशन को यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप इस रिलेशन को यूज़ करोगे ऐसे तो 25/24x हो जाएगा CP, क्योंकि ये तो x है। तो इसको मैं लिखूँगा 25x इंटू 24 और इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मुझे दिख रहा है कि ये बनेगा 4% लॉस। तो लॉस की वैल्यू बन रही है यहाँ पर एक 4%। तो लॉस की वैल्यू आ गई है, तो हमें उसने क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज हमसे पूछा था विच वी हैव कैलकुलेटेड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ उसने और पूछी है कि आप बता दीजिए एक क्वेश्चन में मार्क प्राइस क्या होता है या डिस्काउंट क्या होता है, उसकी बात बताइए। देखिए एक चीज़ और समझिएगा, डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज़ को उसके एक्चुअल प्राइस से थोड़ा सा कम में ख़रीद लेते हैं या हमें मिल जाती है, ऐसा नहीं कि हम ही खरीद रहे हैं, दुकानदार दे रहा है तभी हम खरीद पा रहे हैं। तो हमने क्या किया कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमने खरीदी और उसमें सपोज कोई आइटम 100 रुपीज़ का उसका कॉस्ट है, यानी उस पर लिखा है, जो लिखा होता है उसको क्या कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस उसका 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ की कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसको हमने क्या किया है 90 पे मैं ख़रीद कर ले आया। तो ये जो 10 रुपये का गैप दिख रहा है आपको 10 रुपीज़ माइनस हुए, यही हमारा डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट पर भी एक वीडियो अलग से मैंने छोटी सी बनाई थी, आप चाहें तो उसको देखेगा, बहुत काम की वीडियो है, क्योंकि वो वीडियो आपको बताएगी कि जैसे बहुत सारी जगह पर मॉल्स में ऐसे लिखा होता है 50 + 40%, तो हम उसको 90% सोच के आगे बढ़ जाते हैं कि 90% का डिस्काउंट है, बट ये 90% नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जब ये मार्क प्राइस की हम बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, तो डिस्काउंट मतलब जितनी भी हमें छूट मिल जाएगी उसके लिखे हुए कॉस्ट पर वो हमारे पास डिस्काउंट बन जाता है। डिस्काउंट का फॉर्मूला ये है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी 100 लिखे हैं 90 के हम ले आए तो वो 10 रुपीज़ जो है गैप वो ही डिस्काउंट है। इसको लिस्ट प्राइस भी बोल देते हैं। और डिस्काउंट हमेशा ये ध्यान रखिएगा, जैसे आपको बताया था प्रॉफिट लॉस किस पे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो होते हैं वो कॉस्ट प्राइस पर होते हैं। डिस्काउंट हमेशा होता है मार्क्ड प्राइस पर, बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी टॉपिक इज़ वेरी इजी। क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा इफ़ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 800, जो लिखा हुआ कॉस्ट है वो 800 रुपये है और उसको बेच दिया 760 पर, तो डिस्काउंट कितना हो गया, पहले डिस्काउंट बता दीजिए।
तो डिस्काउंट तो सिंपल है, माइनस कर दीजिएगा। 40 रुपये का मुझे डिस्काउंट दिख रहा है साफ साफ, 800 रुपये लिखे थे, 760 दे दिया, तो 40 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। फिर उसने कहा डिस्काउंट की परसेंटेज ही बताइए, तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 40, मार्क प्राइस इज 800, और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 8 5 द 40, तो 5% का यहाँ पर आपको डिस्काउंट उस कस्टमर को मिल गया। सेम हियर, मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 2500, ये इसका मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट की परसेंटेज दे रखी है 25%। 25% का मतलब ये होता है 1/4 अगर फ्रैक्शन से कंपेयर करें तो उसने कहा सेलिंग प्राइस बताइए। सेलिंग प्राइस होता है जितना मार्क प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दें, लेकिन डिस्काउंट रुपीज़ में होना चाहिए। तो आप क्या करो, पहले वैल्यू ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, यानी कि डिस्काउंट कितने रुपीज़ का हुआ। तो डिस्काउंट कितना था 25%, किसका, जो कॉस्ट लिखी है उसका। इसको सॉल्व करें, 25/100। देखिए हमने परसेंटेज पढ़ी है सिर्फ इसीलिए ताकि हमें समझ आए कि कैसे इसको यूज़ करना है इक्वेशन में। ये डिस्काउंट है, अब 2500 का वो था, उसमें से 625 रुपये हमने माइनस कर दिए। तो जब आप माइनस करेंगे, देखिए 25 माइनस 6 हो गया 19, उसमें से और 25 रुपीज़ कम कर दीजिएगा, तो ये 1875 रुपीज़ का आपका मार्क प्राइस इस क्वेश्चन में बन जाएगा। अब देखिए टैक्सेस क्या होते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग खरीदते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को एक टैक्स पे करना पड़ता है, जिसके एवज में गवर्नमेंट हमें एक तरीके से वो चीज़ें प्रोवाइड करा रही हैं, ये गवर्नमेंट हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं। तो ये जो टैक्स है ये बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो MRP होता है वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम बोलते हैं। और बहुत सी जगह पर ऐसे भी होता है कि जब आप बिल देखेंगे तो टैक्स अलग से इंक्लूड होते हैं। जनरली रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जाएंगे तो जो लिखा होता है उससे अलग थोड़े से प्राइसेस होते हैं, क्योंकि उसमें टैक्सेस अलग से लगते हैं। लेकिन कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे टैक्सेस ऑलरेडी होते हैं, जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं, रूम लेते हैं, तो बहुत सी बार वो बताए थे कि जो आपका ये रूम है 5000 प्लस टैक्सेस है। बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि वो उसी में टैक्स इंक्लूड करके देते हैं कि चलिए ठीक है 5000 टैक्स मिलाकर है। तो टैक्स इंक्लूड है या नहीं है, बट अल्टीमेटली टैक्स हमें पे करना पड़ता है। तो टैक्स में क्या है, देखिए क्वेश्चन समझते हैं। अ टीवी वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस, ये सेलिंग प्राइस है टैक्स का 43,200 रुपीज़। इस पर टैक्स लग रहा है 8%, और सबसे इंपॉर्टेंट ये इंक्लूडेड है, यानी इसमें टैक्स लगा हुआ है, इसी में टैक्स लगा हुआ है। तो उसने कहा फाइंड द प्राइस ऑफ टीवी बिफोर टैक्स वाज एडेड, तो टैक्स से पहले उसकी कॉस्ट बताइए। तो जनरली लोग क्या करते हैं, इसका 8% निकालेंगे और आंसर दे देंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं करना है। इट्स नॉट लाइक दिस, क्योंकि टैक्स जो लग रहा है ना वो इस पर नहीं लग रहा है, आप समझिएगा। टैक्स इस पर नहीं लग रहा है, टैक्स उस कॉस्ट पर लग रहा है जो जिसके बाद ये बना है। तो टैक्स इस पर नहीं लग रहा 43,200 पर, टैक्स इससे पहले वाली कॉस्ट पर था, यानी किसी पर्टिकुलर कोई उसकी कॉस्ट थी, उस पर टैक्स था, उसके बाद ये इतना बन गया। समझ आप? तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्राइस बिफोर टैक्स, और वो मैंने मान लिया x, यानी उसकी कॉस्ट x रुपये थी। फिर उसमें क्या हुआ, x में 8% हमने टैक्स लगाया, है ना, जो ये कॉस्ट है ये टैक्स है, और मिलाकर फिर ये कॉस्ट बनी। बिल यही तो होता है कि जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है प्लस टैक्स है, दैट यू हैव टू पे। अब आप इसको सॉल्व करें तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया ये 100x प्लस 8x, तो ये बन गया 108x अपॉन 100। और इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, जब भी हम लीनियर इक्वेशन इस तरीके के सॉल्व करते हैं तो ये टर्म उधर जाके पलट जाती है, यानी 100 ऊपर और 108 नीचे। 8 4 ज़ा 32, 1 4 ज़ा 4, तो ये 4 टाइम्स कटेगा, 2 0 और है, तो 400 यहाँ के और 2 0 और, यानी उसकी जो कॉस्ट थी वो एक्चुअली 40,000 रुपीज़ थी, टैक्स से पहले की कॉस्ट। अब देखिए इसके बाद दो चीज़ें आती हैं, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट के भी ऊपर इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट तो 6th-7th में ही पढ़ा है, ये नया है। जैसे कि हमने सपोज करिएगा, मैं आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश करता हूँ, 100 रुपीज़ कहीं से उधार लिए या 1000 कर लिए,
और 1000 रुपीज़ आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पर लिए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सिंपल इंटरेस्ट 10% के रेट पर, यहाँ पे 10% के रेट पर। तो 1000 का 10% होता है 100 रुपीज़। तो 1 साल बाद, फिर 2 साल बाद, यहाँ अंतर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों में, हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए 1 साल बाद जब इस पर 10% का टैक्स लगा, 10% का इंटरेस्ट इसने पे करा, यानी आपने 1000 रुपये उधार लिए और आप 10% उस पर टैक्स, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, तो 1000 का 10% मतलब 100 रुपये। तो 1 साल बाद 1000 और प्लस 100, यानी आप 1100 रुपीज़ पे करोगे। सेकेंड ईयर के बाद आप क्या करोगे, 1100 तो ये थे और जो इसमें इंटरेस्ट था वो 100 रुपये ही है, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा इसी 1000 पर लगेगा। तो अब की बार आप 1200 रुपये पे करोगे। 3 इयर्स के बाद 1200 रुपये तो बन गए थे, 100 रुपये और, तो 1300 रुपीज़ आप पे करोगे। ऐसे ये 100 रुपीज़ हर बार बढ़ता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा, पहले ईयर में 1000 रुपीज़ तो थे, 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट बन गया 1100 रुपीज़, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा आपका वो 10% 100 का नहीं लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी अब की बार 1100 रुपीज़ थे और इसी का 10%, इसका 10% नहीं होगा अब की बार, 1100 का 10% यानी 110 रुपये। तो ये यानी 1210 रुपये आपको पे करने होंगे। थर्ड ईयर के बाद अब इसका 10%, वो बन जाएगा 121, तो वो आप पे करोगे 1 और 2 3, ये रुपए आप पे करोगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है इसलिए। और मैंने यही आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो जब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा तो आपको जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगी। तो कंपाउंडिंग की जो, इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग की पावर। तो इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ क्या होता है कि आपको जितनी भी जगह पर, चाहे बैंक में इंटरेस्ट, चाहे आप ब्याज लें, पैसा उधार लें या उधार दें, जो भी है, आपको हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पर ही पैसा मिलेगा और पैसा देना होता है। अगर आप किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह आपको जो पैसा होता है वो CI के हिसाब से चलता है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यूज़ नहीं होता है। एक क्वेश्चन अब हम इसका करके देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब इसमें 2 केसेस और हैं। एक केस है कि जब अच्छा, मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला नहीं बताया, इसका फॉर्मूला और बता दें। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला समझते हैं। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T अपॉन 100। ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, जिसमें कि आपका SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, P मीनिंग होता है प्रिंसिपल, R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T का मतलब होता है टाइम। अमाउंट, और यहाँ पर अगर अमाउंट निकालना, अमाउंट का मतलब होता है कि जो आपने सपोज 5 साल के लिए पैसा दिया, तो 5 साल के बाद जो इंटरेस्ट जुड़कर जो पैसा बना वो हमारा अमाउंट है। तो यहाँ पर ये पैसा, ये कैलकुलेशन है सिंपल इंटरेस्ट की। लेकिन अगर यही कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट में होगी तो कैसे होगा। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं अमाउंट का, यानी कि हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं पहले, जिसका फॉर्मूला है ये। P वही प्रिंसिपल है, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, N का मतलब होता है यहाँ टाइम, जो कि जनरली ईयर्स में होता है पर एनम के हिसाब से। और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पहले अमाउंट निकालते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। तो CI का फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी जो भी आपका अमाउंट बनेगा उसमें से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए तो CI आ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ऐसा इसलिए होता है, अगर हम चाहें तो CI का फॉर्मूला भी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। CI का फॉर्मूला देखिए ये बनेगा आपका, मैं बताता हूँ, माइनस P, यानी ये अमाउंट है माइनस प्रिंसिपल। आप इसमें तो P कॉमन ले लीजिए, 1 + R अपॉन 100 की पावर n और -1। तो पहले इस पूरे को सॉल्व करेंगे, फिर उसको P से मल्टीप्लाई करते हैं, तब ये CI बनता है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा टिपिकल दिखता है इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, इसलिए इसको ना यूज़ करके हम इसको छोटे छोटे 2 पार्ट्स में करते हैं कि पहले आप अमाउंट कैलकुलेट करें यूजिंग दिस फॉर्मूला और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें यूजिंग दिस फॉर्मूला, एंड इट विल बिकम ईजियर।
अब इसमें दो केसेस हैं, ये कब है, जब कंपाउंडेड एनुअली हो। ये फॉर्मूला यूज़ होता है जब कंपाउंडेड एनुअली हो। एनुअली का मतलब ये है कि आपका जो ब्याज मिल रहा है, ये जो इंटरेस्ट है, वो एक साल में एक बार मिल रहा है। लेकिन अगर कहीं पर यह है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हमने देखिए ये फॉर्मूला यूज़ किया था। हाफ ईयरली में क्या होता है कि यहाँ पर जो हाफ ईयरली का मतलब साल में 2 बार, तो जो टाइम है ये डबल हो जाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आधी हो जाएगी, यानी ये आर की जगह पर R/2 हो जाएगा और यहाँ पर टाइम डबल हो जाएगा, 2n हो जाएगा। क्वार्टरली का मतलब होता है कि साल में 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है। अगर 4 बार इंटरेस्ट लग रहा है तो आप समझो कि फिर बहुत ज़्यादा ब्याज आपको मिलने वाला है या फिर आपको देना पड़ेगा, दोनों ही बातें हैं। तो वहाँ क्योंकि वो n की वैल्यू वहाँ 4 टाइम्स हो जाएगी, जितना भी टाइम है वो एक्चुअली 4 गुना कैलकुलेट होगा। इसलिए एक क्वेश्चन करके देखते हैं। उसने कहा कैलकुलेट द अमाउंट ऑन दिस रुपीज़ फॉर 1.5 ईयर्स एट 8%। अब यहाँ पर कंपाउंडेड हाफ ईयर लिखा है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट है तो मेरे पास फॉर्मूला वही है। अगर वो मुझसे ये भी कहता कि आप CI निकालिए, फॉर्मूला मुझे तब भी यूज़ करना यही था। अब देखिए हाफ ईयरली है तो फॉर्मूला ये है, यहाँ पर 2n और यहाँ ये n की वैल्यू है 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स का मतलब होता है 1.5 ईयर। इसको पॉइंट हटा के नीचे 0.0 लगाइए, 15/10 का मतलब हो गया 3/2 ईयर्स हो गए। n की वैल्यू 3/2 हो गई, वो मैं यहाँ पुट करूँगा। p की वैल्यू लगाइएगा 15,625, 1 + r इज 8/2 × 100, और इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्यूशन ध्यान से करेंगे। जैसे इस 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 8 भी कट रहा है 4 बार, 4/100 और पावर में रहा 3, अभी भी कट जाएगा 1 और 25। देखिए कैलकुलेशन का ही सारा खेल है इन क्वेश्चंस में, और उसी में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 1/25 की पावर 3, तो 25 1 ज़ा 25 और +1, तो ये बन गया 26/25। पावर 3 है तो मतलब इसको 3 बार अब हम लिखने वाले हैं। और अब मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे जो कट जाएगा उसको काट देते हैं। तो 25 से काटते हैं। 25 6 ज़ा 150, 25 छक्का 150, 6 और 2 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। और बहुत से बच्चों को पता होगा कि ये 25 का स्क्वायर है, तो ये पूरा कट गया। जो मेरे पास बचा वो ये बचा। आप तीनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 26 × 26 × 26, तीनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बन जाएगा 17576 रुपीज़। ये आपका अमाउंट बन गया फॉर 1.5 ईयर्स एट रेट है 8% पर एनम। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने फॉर्मूला ये लगाया क्योंकि यहाँ पे जो रेट दे रखी है ये 8% पर एनम है, यानी पर ईयर। एनम का मतलब होता है ईयर, और यहाँ का कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इसलिए इस फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप पूरा ले रहे हो साल का, और यहाँ पर कर रहे हो साल में 2 बार, तो इसलिए थोड़े से चेंजेस हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर उसने कहा इन व्हाट टाइम विल अ सम ऑफ रुपीज़ दिस, यानी ये आपका प्रिंसिपल है, ये इतना रुपया 20% के हिसाब से इतना कितने टाइम में बनेगा ये पूछा है। तो जो दिया है वो लिख लें। ये ए है, फॉर्मूला तो मेरे पास वही है, तो इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है, वही फॉर्मूला है तो यही लगाना है। तो ये अमाउंट है, इसकी वैल्यू लगाते हैं, दिस इज़ दिस, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, बट क्वेश्चन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है, हमें इन सबको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको इधर ले जाएं, 6480/3750, और इधर बना 1 + 20, इसको काट देते हैं। चलिए 1 ज़ा और 2 5 ज़ा 10, तो देखें कितना बना, 1 + 1/5 की पावर n। एक 0 से 0 काट दीजिए। अब ये 648/375 हो गया। ऊपर वो नीचे वाला नंबर तो मुझे दिख रहा है कि साफ साफ 5 से कटेगा,
लेकिन ऊपर वाला तो नहीं कटेगा, 5 1 ज़ा 5 और 1 6। बस यहाँ आकर थोड़ा सा हमें रुक जाना और थोड़ा सोचना है कि ये 6 है ऊपर, तो इसका मतलब ये ऊपर जो है ना मेरी टर्म 6 से सॉल्व होगी और नीचे वाली 5 से सॉल्व होगी। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अगर देख लेंगे कि अगर ये कट सकते होंगे तो इसको काट दीजिए। जैसे मुझे लग रहा है कि दोनों शायद 3 से कैंसिल हो सकते हैं, तो कट करते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। इसको करते हैं 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो ये बना 216/125। अब देखिए क्लास 8 में होने का ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि ये 6 का क्यूब है और नीचे वाला नंबर 5 का क्यूब है। तो आपने इजीली इसको लिख दिया 6/6 की पावर 3, 5 की पावर 3, तो ये 6/5 की पावर 3 बन जाएगा और ये 6/5 की पावर n बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमेशा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर दोनों साइड सेम बननी चाहिए और ये हमेशा आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो मतलब आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है। ये हमेशा आपको कैलकुलेशन में दोनों साइड ब्रैकेट के अंदर सेम बनेंगी, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग। पावर को कंपेयर करते हैं तो n की वैल्यू ये बन जाएगी, इधर 6/5 से ये कट जाएगा और n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में मिलेंगे और ऐसे और भी बहुत सारे चैप्टर क्वेश्चंस के लिए और अलग अलग चैप्टर्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहें। आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।